नाज़रीन, प्रोग्राम खास मुलाकात में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम इस प्रोग्राम के जरिए मुख्तलिफ अहम शख्सियतों की आपसे मुलाकात करवाते आए हैं, उनके ख्यालात से आपको वाकिफ करवाते आए हैं। आज भी हम एक नई शख्सियत के साथ मौजूद हैं। नया ओहदा है लेकिन शख्सियत पुरानी है। मेरी मुराद ताहिर बिन हमदान साहब, चेयरमैन उर्दू एकेडमी से, जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन बातचीत करने से पहले हम आपको ये जरूर बताएंगे, ताहिर बिन हमदान साहब, जिनका जो बज़ाहिर एक तेलुगु के तालिब इल्म रहे हैं, लेकिन उर्दू एकेडमी का चेयरमैन बनना उनके लिए एक एजाज है। और उर्दू एकेडमी का चेयरमैन बनने से पहले उर्दू बचाओ तहरीक, जिस वक्त उर्दू बचाओ तहरीक उरूज पर थी, उस वक्त ताहिर बिन हमदान साहब ने उर्दू से अपनी मोहब्बतों का इजहार किया था। उर्दू से बालिहाना वाबस्तगी इनके खून में रची बसी है और ये उर्दू के इसी अज़्म को लेकर आज भी उठते बैठते हैं। और जहां भी उर्दू के साथ नाइंसाफी होती है, ताहिर बिन हमदान साहब वहां उठ खड़े होते हैं। उर्दू एकेडमी के चेयरमैन की हैसियत से तो अभी इन्होंने ओहदा संभाला है, लेकिन इससे पहले जब इनकी शुरुआत थी, जब सियासी मैदान में ये सरगर्म हुए, उस वक्त से ये उर्दू के बेइंतहा चाहने वालों में से है। जैसा कि शायर ने कहा कि मुसलमान सिख न हिंदू बोलता है, सरों पे चढ़ के जादू बोलता है, अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। इसी तरह ताहिर बिन हमदान साहब, जिन्हें इस नए ओहदे का जायजा मिला है, उर्दू एकेडमी के इस नए चेयरमैन की हैसियत से उनके अज़ाइम क्या हैं और आगे उनके मुस्तकबिल की हिकमत अमली क्या होगी, इस ताल्लुक से हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले ताहिर साहब का हम इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करते हैं। ताहिर साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ताहिर साहब, सबसे पहले आपको मुबारकबाद। उर्दू एकेडमी के चेयरमैन की हैसियत से आपने जायजा लिया, ओहदा संभाला है, लेकिन ये उर्दू एकेडमी चूंकि उर्दू के हवाले से, चाहे वो अदब के हवाले से हो, शायरी के हवाले से हो, या फिर किसी भी तरीके से हो, उर्दू ने हमेशा अपना मुकाम बनाया है और उर्दू के फरोग में शुरा बरादरी, अदीबों और सहाफ़ी बरादरी ने भी हिस्सा अदा किया है। लेकिन उर्दू एकेडमी का बहुत बड़ा रोल रहा है उर्दू के फरोग के लिए, रियासत में उर्दू के फरोग के लिए। स्कूल्स में असातिज़ा का मामला हो या और कोई मामलात हो, उर्दू एकेडमी ने भी अपना अहम रोल अदा किया है। आपको एक नया ओहदा मिला है, कैसा महसूस करते हैं आप? मैं तो सबसे पहले टीटीवी चैनल के जरिए जो भी मेरे तरफ से दो चार बातें आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं आप, उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि आज मुझे उर्दू अकादमी का चेयरमैन बनाने के बाद मैं कई जगह निज़ामाबाद, जगत्याल, निर्मल ऐसे अजला फिर के आ रहा हूं, और मैं बनकर भी तकरीबन 20-25 रोज हुए। लेकिन उर्दू बचाओ तहरीक जब चल रही थी निज़ामाबाद में, वो तहरीक में भूख हड़तालें हुए, कई मेमोरेंडम सबमिट किए। उसके बदौलत आज उर्दू को बचाने के लिए, उर्दू को अवाम तक ले जाने के लिए, उर्दू पढ़ाने के लिए, उर्दू पढ़ने के लिए हुकूमतें जो कोशिश कर रही है, उसमें मैं ये समझ रहा हूँ कि उस ज़माने में डॉक्टर चन्ना रेड्डी साहब, उसके बाद राजशेखर रेड्डी साहब के बाद थोड़ा बहुत उर्दू मीडियम स्कूल्स को, मदरसों को थोड़ा बहुत कम करते हुए जा रहे, बल्कि महसूस करा मैं। लेकिन महसूस करने से कुछ फ़ायदा नहीं होता। इत्तेफाक से रेवंत रेड्डी साहब की हुकूमत आई, कांग्रेस की हुकूमत यहाँ पर तेलंगाना रियासत में बनी। बनने के बाद 2 महीने के अंदर हम लोगों को चेयरमैन बनाया गया। चेयरमैन बनाने के बाद उर्दू की तरक्की के लिए, अब आप अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे, आपके कहने के मुताबिक मैं समझ रहा हूं आप कई मरतबा ये बात बोले होंगे, किसी से, बड़े लोगों से बात करते वक्त भी उर्दू के बारे में अपन बोल नहीं सकते थे। लेकिन आज ये मौका मिला, उर्दू को हुकूमत के जरिए अवाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हम पर है, और हमारे साथ आप लोग जुड़े हुए हैं। आप लोग के साथ आवाम को समझ में आ रहा है कि कल उर्दू तरक्की करेगी, क्योंकि उर्दू हिंदुस्तानी एक ऐसी जबान है, इस जबान को कई सालों से लोग बोलते, लिखते, पढ़ते। लिहाजा हैदराबाद एक ऐसा शहर है, हैदराबाद दक्कनी जबान, इस दक्कनी जबान में अपने से
ज्यादा हिंदी भी बोलते हैं। तो मैं ये कब महसूस करा, मैं 4 दिन यहां पर तकरीबन 1,500 आदमी आए यहां पर, जिसमें 60% लोग गैर कौम के थे। अरे उर्दू अकादमी क्या है, उर्दू अकादमी के चेयरमैन को यहाँ हैदराबाद में ताहिर को दिए, चलो जाके देखेंगे, मुबारकबाद देंगे। उर्दू का क्या, हमेशा लोग ये समझ रहे कि उर्दू आप हम चंद लोग बैठ के बात कर लेते, चंद लोग स्कूलों को जाके पढ़ते, लेकिन उर्दू जबान यह है कि गैर कौम के लोग भी उर्दू को चाहते, समझते, बोलते। लिहाजा ये उर्दू जबान को वहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हुकूमत की है। हुकूमत की तरफ से हम लोग भी ये जिम्मेदारी को हम महसूस कर रहे हैं कि बराबर इंशाल्लाह ये उर्दू को पहुंचाएंगे। एक बात। दूसरी बात क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से जो एजुकेशन डेवलपमेंट डे बाय डे कंप्यूटराइज समझो या कई तरीकों से बच्चों को पहुंचा रहे, वैसे डिजिटलाइजेशन हर जगह कर कर, इससे पहले जो था कांग्रेस की हुकूमत जो था, हर अजलाओं में थे, वहां के लोगों को वहां रखकर उससे हम ये करते थे। अब गवर्नमेंट की तरफ से, लिहाजा उसके लिए भी सोच रहे। उसके बाद में हमारे पास हमारा स्टाफ क्या है, हम क्या कर रहे, हमारे स्टाफ के जरिए हम कैसा आवाम तक इसको पहुंचाने की जिम्मेदारी लें। और वैसे ही साथ हमेशा हम ये सोचते कि पब्लिक नुमाइंदे, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री में पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स का भी वॉइस लेना जरूरी है। वहां पे क्या कमियां हैं, हम क्या कर सकते, हुकूमत के जरिए अपन क्या हासिल कर सकते, तमाम सोच रहे। इंशाल्लाह 1-2-3 महीने में हम इसको समझेंगे और अमल करने की कोशिश करेंगे। जी ताहिर साहब, उर्दू एकेडमी एक ऐसा इदारा है जिसके तहत मुख्तलिफ सरगर्मियाँ अंजाम दी जाती हैं, चाहे वो मुलाजमीन का मसला हो या उर्दू एकेडमी के असासों का मसला हो। मुख्तलिफ मसाइल आपके सामने है, कैसे इसको आप हल करेंगे? इंशाल्लाह मेरा एक्सपीरियंस, मैं पब्लिक फील्ड से आया हूँ, 2 मरतबा जिला परिषद मेंबर रह चुका हूँ, जिला परिषद नायब सदर था, जिला परिषद चेयरमैन था। मैं जिला परिषद चेयरमैन रहने की वजह से मैं कई स्कूल विजिट करा, वहाँ प्राइमरी स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक विजिट करा, वहाँ के तकलीफात देखा। मैं उर्दू मीडियम स्कूल्स में आज स्ट्रेंथ कम है, उर्दू पढ़ने वालों को गांव तक। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये बात आपके जरिए हुकूमत तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। जहां पर एक गांव है, वो गांव में 10 मकान है, उनके बच्चे उर्दू पढ़ना चाह रहे हैं, आंगनवाड़ी स्कूल वहां पर उर्दू का नहीं रहता, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है इस वक्त। लेकिन आंगनवाड़ी का स्कूल अगर रहा तो 10 फैमिली के बच्चे वहां जाकर अगर उर्दू तालीम हासिल करने की कोशिश करें, छोटे बच्चे, उसके बाद में स्कूल में जाएंगे, एक वहां पे प्राइमरी स्कूल बनेगा। तो क्यों ये जिला परिषद रह सकत में कई बड़े गांवों में 5-50 मकान वहां पर उर्दू बोलने पढ़ने वालों के रहते, वहां पर एक टीचर को अपॉइंटमेंट कराया। वहां पे गवर्नमेंट की तरफ से उन लोगों को आंगनवाड़ी स्कूल्स में वो लोग नहीं गए तो भी वहां पे विद्या वॉलंटियर्स को लगाने लगा। विद्या वॉलंटियर्स के जरिए उर्दू बोलने की कोशिश, उर्दू पढ़ने की कोशिश वहां पे वो लोगों को करा। तो उससे मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। तो उस एक्सपीरियंस से मैं क्या चाह रहा हूँ, उर्दू को बचाने के लिए उर्दू बोलने वाले, उर्दू सुनने वाले, उर्दू पढ़ने वालों से बढ़ के उर्दू को अपन आगे ले जाने वालों की सख्त जरूरत है। इसको पढ़ने से लिखने से ही नहीं हो, तो उर्दू को इस तेलंगाना रियासत में हर जहां पर अकलियत समझो 5-50 मकान रहते, वहां पर उर्दू को ले जाने की कोशिश मैं करूंगा इंशाल्लाह। और आप लोग भी एक्सपीरियंस है, चैनल के जरिए हो दो यानी पर्सनल हो दो, कुछ है तो हमारे को बताए तो हम भी उसको कॉन्फिडेंस में लेकर काम करेंगे। उर्दू एकेडमी के तहत उर्दू जबान को फरोग देने का जो असल मकसद था, उस मकसद को लेकर आपके चलने के जो दायम है, उसके साथ साथ स्कूल्स में उर्दू जबान, खासतौर पे जैसा कि आपने बताया कि प्राइमरी स्कूल में हम आंगनबाड़ी स्कूल्स में एक उर्दू टीचर को रखते हुए हम करते थे, इसको आप आगे कैसे ले जाएंगे? हुकूमत की पॉलिसी में क्या ये शामिल हो सकता है? हुकूमत के पॉलिसी में शामिल होने के लिए हुकूमत बराबर इसका डिसीजन लेती, बल्कि मुझे उम्मीद है, और बताने की जिम्मेदारी भी हमारी है। कोई एक मंडल में एक उर्दू मीडियम का अगर स्कूल रहा तो 15-20 किलोमीटर का रेडियस रहता है उसका, तो डेली 15-20 किलोमीटर वो बच्चे नहीं जा सकते, क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल की बस आ जाती, वहां पे इंग्लिश मीडियम स्कूलों के बसेस आ जाते हैं वहां पे। आज गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट के जरिए ही कई प्राइवेट स्कूल्स आने के बाद गवर्नमेंट स्कूल्स में एडमिशन लेने के लिए कम हो गए बच्चों का।
अब आप अपने बच्चों को हम कॉन्वेंट स्कूलों में या नहीं तो प्राइवेट स्कूलों में डालने की कोशिश कर रहे हैं। उसको चेंज करने के लिए गवर्नमेंट बराबर इस पे हमको कोऑर्डिनेट करती है बोल के हम समझ रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ने वाले, उर्दू मीडियम स्कूल के बच्चे भी उर्दू मीडियम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेंगे कल। ऐसा ऐसे हमारी सोच है और मुझे यकीन है, क्योंकि टीचर्स डीएससी का इंटरव्यू हुआ था, मैं जिला परिषद चेयरमैन था, तो जब इंटरव्यू ऐसा होता हम एक रिप्रेजेंटेशन करे थे डीओ साहब को, इतने स्कूलों में उर्दू के टीचर्स नहीं है, इतने स्कूल है, इतने तलबा है, उनके स्ट्रेंथ के मुताबिक नहीं है, आप लोग अपॉइंटमेंट उसके ऊपर क्यों ऐसा कर रहे हैं बोल के जब काफी गड़बड़ करा था। तो उसके बाद कुछ पोस्ट याद मिले वो लोगों को, पोस्ट याद मिले तो वो कुछ स्कूल्स आज में चल रहे, वैसे हाई स्कूल तक चल रहे उर्दू में। टिमरे से आया आजकल, वो स्कूलों से एजुकेशन सिस्टम थोड़ा बहुत चेंज हो रहा। टिमरिस में इंग्लिश मीडियम स्कूल रहता, इंग्लिश मीडियम में उर्दू मीडियम भी सेकंड लैंग्वेज रहती, दीनियात भी पढ़ाई जाती। तो इस हिसाब से गवर्नमेंट की सोच बराबर इसके ऊपर करने की है, हमको उम्मीद है बराबर ही हम हासिल करेंगे। जैसा आपने अपने इब्तदाई दौर में डीओ को रिप्रेजेंट किया था कि डीएससी के लिए ऐसा होना चाहिए, उर्दू एकेडमी के चेयरमैन की हैसियत से उर्दू के साथ इंसाफ के लिए, चूंकि पार्टी के वाबस्ता होना और एक उर्दू के चाहने वाले की हैसियत से, दोनों हैसियतों से आप हुकूमत को, चीफ मिनिस्टर को किस तरह मनवाएंगे इस मामले में? मुझे उम्मीद है, क्योंकि आपसे पहले ही मैं अर्ज किया कि 4 चेयरमैनों को 2 महीने में डाले, लिहाजा उर्दू के ऊपर उनका इंटरेस्ट है। और उन्होंने भी 1 साल पहले जो उर्दू में बात करते थे, आज 1 साल के बाद कल दिल्ली में एक पब्लिक मीटिंग में बात करे, उर्दू अच्छी बात कर रहे। मुझे उम्मीद है बराबर उर्दू को सीएम साहब हमारे को वो दर्जा लेके आने के लिए हमारे को सपोर्ट करते बोल के मुझे उम्मीद है। सीएम साहब बहुत कुछ सोच समझ के लेके चल रहे इसके ऊपर। बजट का जहां तक मामला है उर्दू एकेडमी के, हमेशा अखिलियती इदारों के साथ जो बजट आता है, बजट वापस चला जाता है, बजट या तो खर्च नहीं होता, लेकिन उर्दू एकेडमी का बजट इस मरतबा बढ़ेगा ताहिर बिन हमदान साहब के आने के बाद, या फिर वही पुरानी रफ्तार जारी रहेगी? ये 1 साल छोड़ दो हमारे को, क्योंकि हुकूमत के पास है सो बात कर रहा हूँ मैं, आपका चैनल पे नहीं करना चाहिए मगर फिर भी बोल रहा हूँ मैं, मगर कैसा लोग इसको ये करते। स्टेट गवर्नमेंट को गुज़िश्ता 10 साल काम करी सो गवर्नमेंट, पूरा बजट सब फाइनेंस पूरा खत्म कर दी, लेकिन इस हुकूमत संभालने के लिए 5 पॉइंट प्रोग्राम जो हम लोग लेके आए, वो प्रोग्राम को आवाम तक पहुंचाने के लिए 6 पॉइंट प्रोग्राम में 5 प्रोग्राम अमल में लेके आ रहे, वो आवाम तक पहुंचा रहे। लाखों करोड़ रुपये खर्चा है तेलंगाना रियासत को। हमको उम्मीद है, हमारा छोटा बजट है, हमारा जो बजट लास्ट टाइम का जो बजट था उससे हमको उम्मीद है कि डबल बजट सीएम साहब देंगे हमारे को, तो हम बजट के लिए बराबर लेके आएंगे। बजट के अब क्योंकि मार्च एंडिंग है, इसके बाद थोड़ा क्लैरिटी आता, वो क्लैरिटी आने के लिए उसके बाद इलेक्शन कोड खत्म हो जाता, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है सीएम साहब बराबर उर्दू अकादमी को गुज़िश्ता से बढ़ के बजट देंगे, ये उम्मीद है। उसके जरिए हम जो समझ रहे, आप लोगों के ताउन से, आप लोगों की मालूमात से और ज्यादा लेके जाने के लिए कोशिश करेंगे। स्कीमात के मामले में जो स्कीम्स आपके पास है, उसमें आपके आने के बाद कोई ऐसी इख्तराई स्कीम जो अब तक नहीं आई है, ऐसा कुछ मंसूबा आपके पास है उर्दू वालों के लिए, या उर्दू के चाहने वालों के लिए, असातिज़ा के लिए, शोरा के लिए, सहाफ़ियों के लिए, कोई ऐसी स्कीम? एक तो मेरे को सब तो नहीं बोल सकता मैं, उर्दू वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस उर्दू तेलंगाना रियासत में इंशाल्लाह हैदराबाद में करेंगे, ये एक पॉइंट मेरे पास है। इसके बाद आप जो बोले उसके लिए अमल करने की कोशिश करेंगे। एक सवाल यह है कि आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस माजी में भी हुआ जी, लेकिन आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस से अहले उर्दू को, उर्दू के चाहने वालों को क्या फायदा होगा, उसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा? जैसा कि हम अगर कहीं बाहर से बैरूनी सरमायाकार हमारे पास आते हैं तो सरमायाकारी करते हैं, हमारी रियासत को फायदा होता है, लेकिन आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस से सिर्फ हमारा फंड इस्तेमाल होगा, हमारा पैसा इस्तेमाल होगा, लेकिन उसके जो मकासिद हैं, उसके क्या मकासिद, आप क्या चाहते हैं, क्या फायदा मिलेगा? मैं बेसिक बोला ना आपको, बेसिक जो उर्दू पढ़ना, उर्दू लिखना, उर्दू बोलना जहां से शुरू हुआ था, जहां जाके रुका, जहां पे उसमें थोड़े बहुत तब्दीलियां आए,
जहां से जो शुरू हुआ वहां से शुरू कराने के लिए काम आएगा। दुनिया के लोग हिंदुस्तान की तारीख हों दो या हैदराबाद की तारीख हों दो, उर्दू बोलने के लिए, उर्दू के बारे में समझ के दुनिया के लोग समझ के, लिहाजा वैसा फिर एक कल्चर हम बताएंगे। वो कल्चर के जरिए उर्दू डेवलपमेंट के लिए कोशिश करेंगे। उर्दू डेवलपमेंट कोशिश करने के लिए मस्ट एजुकेशन रहना जरूरी है। मैं समझता हूँ एजुकेशन मस्ट है, पढ़ना जरूरी है। पढ़ने के लिए इदारे होना जरूरी है। इदारा होना बोले तो हुकूमत की हमारे को सपोर्ट होना जरूरी है। वो सपोर्ट होना बोले तो हमारा रिप्रेजेंटेशन सही रहना जरूरी है। ये मैं उसको मानता हूँ। उर्दू एकेडमी में कई ऐसे स्कीम्स हैं जो कदीम आज से 30-40 साल पहले जो हुआ करते थे, उसका अहिया ज़रूरी है। मुख्तलिफ स्कीमात थे उसमें, और भी स्कीमात हैं जिनका शायद आप जायज़ा लेंगे आपको पता चलेगा। तो क्या उसका आप जायज़ा लेने के बाद, जैसे आपको भी कोड ऑफ कंडक्ट आ गया है, आपने कहा कि मुझे अभी मुताला करने का इसमें और मौका मिलेगा, जायज़ा लेने का मौका मिलेगा, मैं तमाम चीज़ें देखूंगा, तो क्या उसका अहिया मुमकिन हो सकेगा? इंशाल्लाह मुझे तो उम्मीद है हो सकता है। ऐसा है, हम जो मकसद से यहाँ पर काम करने के लिए सोच है हमारी, और हम ये नहीं समझ रहे कि हमको सब कुछ मालूम है। हम जितना मालूमात करना है उतना मालूमात करेंगे। मालूमात करके इंशाल्लाह बराबर। मैं 1-2 MLA से मिला इफ्तार के दिन, मिलके बोला नहीं ताहिर भाई बैठ के बात करेंगे। बोले खैर, जमात कोसी भी हो मगर उर्दू वाले हैं, उर्दू को बोलने वाले हैं, उर्दू को समझने वाले, उर्दू को आगे लेके जाने की कोशिश करने वाले। वो चलो तो बराबर मिलूंगा, मिलकर बराबर बात करूंगा, और इसके लिए कोशिश ये करूंगा कि कहीं भी हमारे लैब्स मत हो। हमारी लैब्स हो रहे तो आप जैसे लोग बताने की आपकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि अकेला एक चेयरमैन ताहिर बिन हमदान कुछ नहीं कर सकता। और हमारे ऑफिसर्स अच्छे हैं। आज मेरे को हमारे सेक्रेटरी साहब होंगे, CMO ऑफिस से होंगे, हमारे लियाकत साहब होंगे, सब अच्छे। परसों एक नए ऑफिसर साहब को हमारे को उमर जलील साहब के बाद हमारे को इनको दिए, इकबाल साहब को दिए, पुलिस डिपार्टमेंट से है, वो भी इंटरेस्ट है। अच्छा, उनसे भी बातचीत हुई मेरी। तो ये जब कोड का खत्म हुआ तो इंशाल्लाह मैं आपको फिर एक इंटरव्यू दूंगा। हम कैसा फर्स्ट स्टेप है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कैसा आगे बढ़ेंगे, और आपका ताउन होना जरूरी है हमारे को। आप ही नहीं, उर्दू के लिए जो भी हमारे बारे में समझ के या हमारे बारे में सोच के बोलते हैं तो हम समझ सकते हैं उसको। क्रिटिसिज्म करे तो उसका भी एक्सेप्ट करता हूं मैं। क्रिटिसिज्म तो होता, क्रिटिसिज्म करे तो उसका भी एक्सेप्ट करता हूँ, मगर जो अमल करने का तरीका है हमारा तरीके से बराबर उसको अमल करना। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब। नाज़रीन, ये थे ताहिर बिन हमदान साहब, चेयरमैन उर्दू एकेडमी, जिन्होंने खुले जहन के साथ ये बताया है कि वो हर खुले जहन के साथ की जाने वाली मुखालिफत को भी कबूल करेंगे, लेकिन तनकीद बराए तामीर उसमें होनी चाहिए, और जो भी तजावीज उन्हें दी जाएंगी वो उससे कबूल करेंगे, और उर्दू के साथ जहां तक मुमकिन हो सके इंसाफ को यकीनी बनाने का उन्होंने अपने अज़्म का इजहार किया है। और हैदराबाद में उर्दू कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का भी उन्होंने अज़्म जाहिर किया, और इसी के साथ वो चाहते हैं कि उर्दू को फिर एक नई जान उर्दू जबान के फरोग के लिए उर्दू इदारों को जहां तक फायदा पहुंचाना चाहिए, उर्दू के फरोग के लिए जिस हद तक मुमकिन कोशिश की जानी चाहिए वो करते रहेंगे। और इस अज़्म के साथ कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं, दाग सारे जहां में धूम हमारी ज़बान की है। नाज़रीन, फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपके मेजबान हसन इरफान को दीजिए इजाजत। आइंदा एक नई शख्सियत के साथ फिर आपसे करेंगे मुलाकात।